जी, हमारी आदरणीय दीदी जी, आप इंदौर से हम सबके बीच में पधारे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय दीदी सविता दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं ये स्वास्थ्य शिविर जो रखा गया है 3 दिवसीय, हम सबके, क्योंकि कहते हैं ना स्वास्थ्य, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन भी माना गया है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम सभी सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे हम तन मन से स्वस्थ रहें, इसी के लिए हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर्स उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा स्मृति से करेंगे। तो 2 मिनट बहुत ही प्यार से उस परमात्मा की मधुर स्मृति में हम सभी बैठेंगे। प्रभु स्मृति के पश्चात अब हम सबका स्वागत अपने भावों और नृत्य से करने के लिए कुमारी मोनिका हम सभी के बीच में आएंगी, जो हम सभी का बहुत सुंदर दिल के भाव से और अपने नृत्य से स्वागत और सत्कार करेंगे। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ शुभ स्वागतम, स्वागतम, शत स्वागतम, शत स्वागतम। आदरणीय दीदी जी, आप 1982 में संस्था के संपर्क में आई और तब आप एक शासकीय स्कूल की शिक्षिका थी। संस्था के द्वारा दिए जाने वाले तार्किक ज्ञान ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने अपना समूचा जीवन विश्व सेवा में समर्पित कर दिया। आप विगत 40 वर्षों से समर्पित होकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं और जन कल्याण के कार्य को भी बखूबी निभा रहे हैं। आपकी विश्व सेवा की भावना तथा ऊर्जा को देखते हुए कई सेवा केंद्र खोलने का आपको श्रेय मिला है। मीडिया विंग के चेयरपर्सन रहे श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में रहकर आपने मीडिया विंग की सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप मीडिया विंग के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आपने अपने वक्तव्य द्वारा अनेक आत्माओं के जीवन को आलोकित किया है। आप सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। वर्तमान समय इंदौर जोन के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में ओम शांति भवन न्यू पलासिया में रहकर अपने विशेष सेवाएं देते आ रहे हैं। आप संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसी आदरणीय दीदी से अभी हम अनुरोध करेंगे कि स्वास्थ्य शिविर में हम सभी के बीच उपस्थित आदरणीय भ्राता डॉक्टर जी का आप सभी का स्वागत करें और अपनी बहुत अच्छी सुप्रेरणाएं हम सभी को दें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। हमारे इस रतलाम शहर में पहली बार बहुत सुंदर त्रिदिवसीय स्वास्थ्य शिविर कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही अमूल्य
श्रेष्ठ जीवन है, ईश्वर परमात्मा के द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। और इस मानव जीवन की सबसे श्रेष्ठ पूंजी है हमारा सुस्वास्थ्य। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो जीवन में हम सब प्रकार के सुखों का आनंद ले सकते हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कितने भी सुख के साधन हो, कितने भी अच्छे अच्छे व्यंजन हो, आज हम उसका आनंद ले पाएंगे? हमारे सामने 56 प्रकार की भी मिठाइयाँ हों, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? मीठा खाना बंद। तो आज ऐसे ही हो रहा है, लोगों के पास में धन दौलत साधन संपत्ति सब कुछ बहुत है, लेकिन उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। आज एक गरीब इंसान फिर भी दिन भर मेहनत करता है और वो सुख चैन से आराम से वो 2 रोटी 4 रोटी सुख की वो भोजन करता है और सुख की नींद सोता है। लेकिन आज की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे में जो पदस्थ हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण न वो भोजन का आनंद ले पाते हैं, न वो सुख चैन की नींद सो पाते हैं। सारा दिन उनकी बुद्धि में यही चिंता रहती कि कैसे अधिक से अधिक धन कमाया जाए, कैसे अधिक से अधिक नाम मान शान कमाया जाए। तो धन दौलत तो व्यक्ति कमा लेता है, कैसे भी करके नाम भी हो जाता है, लेकिन उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपाधापी में अनेक चुनौतियों के बीच में वह अपने स्वास्थ्य को खो बैठता है। और जो धन उन्होंने कमाया, मेहनत करके परिश्रम करके, स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद फिर डॉक्टर यही कहते कि अब ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये सर्जरी करानी पड़ेगी, और इतने महीने का, इतने सालों का, कभी कभी ऐसी भी बीमारी हो जाती कि साल साल उसको लग जाते कवर करने में। तो ऐसे धन दौलत संपत्ति कमाकर अगर हमने स्वास्थ्य खो दिया तो इसको जीवन की सार्थकता या समझदारी नहीं कहेंगे। तो वास्तव में सुस्वास्थ्य या स्वास्थ्य को बनाए रखना, संजोए रखना, ये हमारे हाथ में है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हम सभी जानते हैं आजकल 90% बीमारियों का जड़ हमारा मन ही है। मन की नकारात्मक सोच, चिंता, फिक्र, तनाव, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना, प्रतिस्पर्धा, इन सब के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाता। तन भी बीमार पड़ता तो मन भी बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने अंदर कुछ बातों का परिवर्तन कर लें, सबसे पहले हम अपने मन के विचारों का परिवर्तन कर लें, आहार विहार का परिवर्तन कर लें, अपनी दिनचर्या का परिवर्तन कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हमारे बीच में हमारे डॉक्टर दिलीप नलगे जी आए हैं। आपने कई वर्षों से, लगभग 20-25 वर्षों से लाखों लोगों के जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर उनको अनेक बीमारियों से मुक्त किया है, संपूर्ण स्वास्थ्य की आपने प्राप्ति कराई है। तो आज रतलाम शहर में प्रथम बार हमारे बीच में आप ये त्रिदिवसीय शिविर कराने के लिए आए हैं। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप न सिर्फ शरीर की बीमारियों के लिए मार्गदर्शन देंगे, अपितु मन को भी हम कैसे स्वस्थ बनाएं, हमारे रिश्ते भी कैसे आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छे हो जाए,
और समाज में भी कैसे हमारा नाम अच्छा हो, तो आप सब प्रकार की स्वास्थ्य की जानकारी हमें देंगे। तो आपका पुनः पुनः स्वागत है। और आप सभी भाई बहनें इतनी गर्मी में इतना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। आप सब अवश्य इस 3 दिन के शिविर में एक नई पद्धति, एक सुंदर जीवन शैली आप अपना कर जाएंगे और अवश्य ही स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं आज के शिविर को आरंभ करने के लिए मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी। उसके पहले आपका संपूर्ण परिचय दें। आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगे जी हम सभी के बीच में पधारे हैं। आप सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य प्रशिक्षक एवं चिकित्सक हैं। आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगे जी एक सुप्रसिद्ध प्रेरक वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनर, लाइफ कोच एवं एक बेहतरीन गायक हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से एमडी किया। अपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में भी डिप्लोमा हासिल किया है। आप शासकीय आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। इंदौर के खुशनुमा जिंदगी हेल्थ काउंसलिंग सेंटर के आप पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वर्तमान समय आप आरडी मेमोरियल पीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं एवं कई भाषाओं में पारंगत हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती एवं संस्कृत। आपने कई विषयों पर प्रेरणादायी उद्बोधन दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ इज वेल्थ, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थी लाइफ स्टाइल, इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल, साइंस ऑफ मेडिटेशन, डिजीज फ्री सोसाइटी। आपने आयुर्वेद मेडिटेशन एवं हेल्थ संबंधित कई प्रोग्राम विभिन्न टीवी चैनल्स पर भी किए हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज तथा अनेक रोगियों को आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। आपको आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य एवं राज्यों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर अतिथि वक्ता नियमित आमंत्रित किया जाता है। आप एक उच्च कोटि के गायक भी हैं एवं आपने अपने अनगिनत गीत भी गाए हैं। आपके गीतों की 12 ऑडियो सीडी भी लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही हैं। आपने प्रसिद्ध बॉलीवुड गायकों जैसे साधना सरगम, मोहम्मद अजीज आदि के साथ भी गीत गाए हैं। आप समस्त भारत में अपने प्रोग्राम कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे आदरणीय डॉक्टर दिलीप नलगे जी हम सभी के बीच में पधारे हैं, जो हम सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे हम स्वास्थ्य को अपनी मुट्ठी में कर लें, इसके विषय में हम सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय भ्राता दिलीप नलगे जी। थैंक यू सिस्टर। आज का ये जो प्रथम सत्र है कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में, इस प्रथम सत्र में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि इसका विषय है कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में, तो आप सभी स्वास्थ्य मुट्ठी में करने के लिए आए हैं, करना चाहते हैं सभी। इसका अर्थ ही यह है कि स्वास्थ्य मुट्ठी में नहीं है, स्वास्थ्य मुट्ठी में नहीं है और उसको मुट्ठी में करना चाहते हैं। और वैसे आज का टॉपिक भी वो स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि।
हर एक अगर व्यक्ति को पूछा जाए जीवन में कि आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो भी आंसर्स देता है वो कहीं ना कहीं इन 3 शब्दों के आसपास ही होते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति है वो क्या चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि भी चाहता है कि भाई धन भी अच्छा मिले और खुशी भी चाहता है। लेकिन अभी ये तीनों का संयोग एक जगह पे देखने को मुश्किल से मिलता है, क्योंकि लोग धन के पीछे इतना भाग रहे हैं। धन के पीछे भागते भागते अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं, दांव पे लगा देते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, 40, 45, 50 तक आते आते धन तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य गायब हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि if wealth is lost, nothing is lost। फिर से कमाया जा सकता है धन को। If health is lost, something is lost। है ना, स्वास्थ्य गया तो उसको प्राप्त करने में बहुत मुश्किल पड़ती है, कई बार तो मिल नहीं पाता है, दोबारा स्वस्थ नहीं हो पाता है। धन तो बहुत कमा लेता है, लेकिन अगर कोई लाइलाज बीमारी हो गई, जैसे मुझे एक कहानी याद आती है कि डायबिटीज की जो बीमारी है, एक सेठ थे, बहुत उनके पास पैसा था, हमेशा वो एक जगह से गुजरते थे तो उनका जो ड्राइवर है वहाँ पे गाड़ी रोकता था और वहाँ पे वो उनको रिक्वेस्ट करता था कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से होके आता हूँ। वो भी उसको इजाज़त देते थे। तो एक बार उनके दोस्त साथ में थे, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ जाता है ड्राइवर और क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, वहाँ जाके ये मिठाई खा के आता है। ये ड्राइवर तो मिठाई खा सकता है, लेकिन मैं मिठाई नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। तो इसीलिए स्वास्थ्य अगर गया, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं निवेदन करूंगा, आप इसको, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको यहाँ स्टैंड पे लगा दीजिए। तो आप सभी बैठ के थक तो नहीं गए? नहीं तो एक बार खड़े होके कुछ डांस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक हैप्पी मोड का कोई भी गीत लगा दीजिए, सभी अपने अपने स्थान पे थोड़ा खड़े हो जाएं। जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल, जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल, मुस्कुराते दूर, मुश्किलें धकेले, जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल, जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल। मुस्कुराने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखाए के सो, वो जान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल, जिंदगी को खेल, हंसते हंसते खेल। मुस्कान के साथ हाय
चलिए, बहुत अच्छा। सभी बैठ जाए अपने स्थान पे। तो अभी हमने थोड़ा सा अपने आप को क्या किया, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सारे शरीर में इम्प्रूव किया, है ना? ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। और जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे अनुभव करेंगे। सभी बच्चों से ये निवेदन है, सब एकदम साइलेंस में बैठेंगे, बाद में अपनी जो भी चीजें हैं वो देखेंगे। अभी मैं जैसे जैसे आपको बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप सभी अनुभव करते जाएं। जिनको बात करनी है वो यहाँ बैठेंगे नहीं, और जो यहाँ बैठेंगे वो बात नहीं करेंगे। अगर आपको बात करनी है तो आप बाहर जाएंगे, ठीक है? और एकदम चिपक के नहीं बैठेंगे, थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठेंगे। सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। थोड़े समय के लिए अपने आप को अकेला महसूस करें। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों पैरों की 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। महसूस करें दोनों पैरों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। दोनों घुटने, घुटनों के नीचे दोनों पैर पंजों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। कमर के मसल्स, कमर से नीचे दोनों पैर घुटनों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें पेट और पीठ के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। महसूस करें दोनों हाथों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। अपने ध्यान को एकाग्र करें। महसूस करें
रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। At the center of the forehead, between two eyebrows, जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ चैतन्य शक्ति सितारा हूँ। I am point of light and might at the center of the forehead between two eyebrows. मैं सितारा इस शरीर से भिन्न हूँ। मैं सितारा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा वास्तविक धर्म है। शांति मेरा मूलभूत संस्कार है। महसूस करें अपने अंदर की गहन शांति को। और जो गीत आपके कानों पर सुनाई देगा उसके शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, उसके अर्थ के ऊपर ध्यान रखें। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालय की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो अज्ञान अपना या तो अभिमान है। नफरतों के जहर से नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से
हमें सत्य के शिवालय की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। शांति के इस गहरे अनुभव के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रब करें और अपने आंखों पर लगाएं। तो अभी हमने ये जो प्रार्थना सुनी, ये प्रार्थना तो हम हमेशा भगवान के सामने गाते आए हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो वैसे तो स्थूल अंधकार की और स्थूल प्रकाश की बात नहीं है, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। और इसीलिए अगर हम जैसे स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में भी वही चीज है कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य हम मुट्ठी में करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हम अगर खुशी प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो खुशी की भी वास्तविकता समझना बहुत आवश्यक है। हम अगर समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो समृद्धि कितने प्रकार की होती है, ये भी हमें पता होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमें ये तो सबको अच्छी से पता है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर के स्वास्थ्य को तो सभी महत्व देते हैं, और ज्यादातर लोग तो स्वस्थ माना शारीरिक स्वास्थ्य की ही बात को समझते हैं कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य माना ही स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य के बहुत सारे पहलू हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि क्या आप इस मोबाइल को देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं सभी? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? सभी देख रहे हैं? सभी को पूरी तरह से मोबाइल दिखाई दे रहा है? पूरी तरह से देख पा रहे हैं? सभी देख पा रहे हैं? कोई ऐसा है जो पूरी तरह से नहीं देख पा रहा है? तो हाथ खड़ा करें। जो मोबाइल को पूरी तरह से नहीं देख पा रहा है, पूरी तरह से देख पा रहे हैं। यही तो हम गलती करते हैं। हमें केवल सामने से जो पार्ट दिखाई दे रहा है, हम सोचते हैं हमको पूरा दिखाई दे रहा है। हमको केवल उसका एक पहलू दिखाई दे रहा है जो हमारे सामने है। ये मोबाइल पीछे से कैसे दिखता है अगर आपको पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। इसमें पीछे में कैसा डिजाइन है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। ये ऊपर से कैसा दिखता है, ये भी जब तक वो पहलू नहीं देखेंगे तब पता नहीं चलेगा साइड से कैसे दिखता है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कोई भी चीज का जो सामने पहलू होता है हमारे, केवल उसको ही हम सब कुछ समझ लेते हैं, और जो उसके हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं। और यही गलती स्वास्थ्य के बारे में भी हुई है। आपको पता है स्वास्थ्य के कितने पहलू हैं? WHO, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, उसने स्वास्थ्य की जो परिभाषा बताई है, कोई बता सकता है कि स्वास्थ्य किसको कहते हैं? क्योंकि जो चीज हम मुट्ठी में करना चाहते हैं, पहले ये तो पता हो कि वो क्या है जिसको हम मुट्ठी में करना चाहते हैं, तभी तो सही रीति से मुट्ठी में कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन कोई बता सकता है? हाँ जी बताइए। तबीयत आपने उसका एक समानार्थी शब्द बताया, तबीयत। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन में आपको बता रहा था, उन्होंने जो बताई है, तो उन्होंने कहा हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। माना स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का अभाव नहीं है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, माना मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य में 4 चीजें शामिल है। स्वास्थ्य में एक तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी है, मेंटल हेल्थ,
मानसिक रूप से हम कितने स्वस्थ हैं, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है, और स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है। तो ये चारों पहलू इंपॉर्टेंट हैं, फिजिकल के साथ साथ मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। अब फिजिकल हेल्थ किसको कहते हैं पता है? आपको पता है हमारे शरीर में कितने अंग होते हैं जो हमारे लिए निरंतर काम करते रहते हैं, 24 घंटे बिना थके बिना रुके काम करते रहते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में एक ऐसा पंप है जो 24 घंटे खून को सारे शरीर में फेंकने का काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली, बिना रुके बिना थके। हम लोग तो रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो कभी सोता नहीं है। हम जब सोते हैं तो वो हमारे लिए जागता है। हाँ? तो हमने कभी बात की है उसके साथ, कभी उसको थैंक यू बोला? कौन सा है वो पंप जो 24 घंटे काम करता है हमारे लिए? हार्ट, हृदय। तो हृदय हमारे लिए 24 घंटे काम करता है और हम अपने सारे जीवन में एक बार भी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं कि हे हार्ट, तू मेरे लिए इतना काम करता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी नहीं बोला है हमने। हमारे शरीर में भगवान ने एक ऐसा फिल्टर दिया है जो 24 घंटे फिल्ट्रेशन का काम करता है, बिना रुके बिना थके छानने का काम करता है। कौन सा है वो फिल्टर? हाँ, किडनीज, जिसको हम गुर्दे कहते हैं, 24 घंटे हमारे लिए काम करती हैं। देखो, जब तक वो काम कर रहे हैं ना, तब तक हमें उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो काम करना जब बंद करने लग जाता है ना, तब हम ध्यान देते हैं, चलो भाई फिर इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, फिर जो है वो दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों से काम नहीं बनता, फिर ट्रांसप्लांट के लिए ढूंढते हैं, कोई डोनर ढूंढते हैं। हाँ, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कोई मिलता नहीं है। तो कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यूएबल चीजें आपके पास है, लेकिन जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक उसको वही वैल्यू नहीं है। हाँ, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? कि हमारे शरीर में जो 8 अंग हैं, हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो 24 घंटे हमारे लिए खाना पचाने का काम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, पाचन तंत्र। तो ऐसे ये 8 अंग हैं, ये जब सुचारू रूप से अपना काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन क्या आपको पता है आपके शरीर में क्या हो रहा है एट प्रेजेंट? कैंसर अंदर ही अंदर ग्रो होते रहते हैं। जब लास्ट स्टेज में जाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये फाइनल स्टेज में पहुंच गया। हार्ट अटैक जो आता है ना, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है ना, 90%, 80%, 100%। और जब बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाती है ना, तब हमें पता चलता है, क्योंकि हार्ट में पेन तभी होता है, तब तक तो पेन भी नहीं होता है। 70% तक तो दर्द भी नहीं होता है। तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक जो हो जाती है ना, तो हमें पता है कि हमारे हार्ट के आर्टरीज की क्या पोजीशन है। जब जाके एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है, अच्छा ये आर्टरी इतनी ब्लॉक है, ये आर्टरी इतनी ब्लॉक है, ये आर्टरी इतनी ब्लॉक है। जो मच्छर काट लेता है तो तुरंत फीवर नहीं आता है, कुछ समय बीतता है ना। कल मच्छर ने काटा है तो फीवर आने में टाइम लगेगा, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। टाइफाइड भी जो है, उसके जीवाणु अगर अंदर गए हैं तो तुरंत टाइफाइड नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमें पता नहीं हमारे शरीर में क्या चल रहा है ना? हम शारीरिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है फिजिकल हेल्थ का। तो ये तो फिजिकल हेल्थ की बात हो गई। दूसरा जो पहलू है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? कई बार लोग सोचते हैं कि हम मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है, या हमें साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता है, माना हम मेंटली हेल्दी है।
लेकिन ऐसा है क्या? साइकोलॉजिस्ट के एसोसिएशन ने जो रिसर्च किया उन्होंने ये बताया है कि कुछ ऐसे मेंटल फैक्टर्स हैं जो अगर हमारे अंदर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते, और ये मेंटल फैक्टर्स दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि बाहर से तो नॉर्मल दिख रहा है व्यक्ति, लेकिन अंदर में क्या स्टेटस है उसको खुद को ही पता है और उसके घर वालों को थोड़ा बहुत पता है ना? तो 5 ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए, वो अगर हमारे अंदर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते। सबसे पहले उसमें से है चिंता, जिसको बहुत नॉर्मल मान लेते हैं। चिंता करना तो नॉर्मल, चिंता तो होती ही है ना, क्या करें, इतना सब जाल बिछा के रखा है, तो चिंता तो होगी ना। तो चिंता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा व्यक्ति को पल पल जलाती रहती है। ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो उसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, एंजाइटी। इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी अटैक्स आते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं साइकियाट्रिस्ट। तो चिंता अगर आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है आपको। तो पहला है चिंता, दूसरा है गुस्सा। गुस्सा भी एक बीमारी है, पता है आपको? गुस्से को इंग्लिश में कहते हैं एंगर। एंगर के आगे अगर डी लगा दो तो क्या बन जाता है? डेंजर। तो एंगर क्या है? डेंजर। एंगर इज रियली डेंजरस। एक बार हम गुस्सा कर लेते हैं तो उसका हमारे हार्ट के ऊपर जो असर होता है, जो अगले 72 आवर्स तक चलता रहता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार तीर निकल गया धनुष से, छूट गया, फिर वो अपना काम करके ही मानेगा, फिर उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए तीर छूटने से पहले सावधान हो जाइए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर मुझे अपने हार्ट की चिंता है, मुझे अपने हृदय की चिंता है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है। गुस्से से दूसरे के ऊपर कितना असर पड़ता है ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन हमारे खुद के हार्ट के ऊपर तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए दूसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर? गुस्सा। और इसको भी लोग नेचुरल मानते हैं, कहते बगैर गुस्से के तो काम होते ही नहीं है ना, गुस्सा करना ही पड़ता है। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये बच्चे तो कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं, उनको हैंडल करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो इसीलिए गुस्सा ये भी बीमारी है। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डर। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे, आपको पता है ये कोरोना काल में ये देखा गया कि कोरोना से कम लोगों की मौत हुई, कोरोना के डर की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मेरा एक प्रैक्टिकल देखा हुआ एग्जाम्पल, मेरे रिलेटिव्स में ही 70 इयर्स के थे वो, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ी सी खांसी हो रही थी। अब बच्चों ने सोचा कि सब जगह पे कोरोना कोरोना, इतना ज्यादा माहौल था कोरोना का, और उस समय वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे कि भाई कोरोना वाले को कोई टच नहीं कर रहा है, उसको जो है वो ऐसे ही लाश को जला रहे हैं, हॉस्पिटल में भी अकेले में रहना पड़ रहा है। तो ऐसा बहुत डरावना माहौल था। तो बच्चों ने उनका कोरोना का टेस्ट किया कि कहीं भाई इनको अगर इन्फेक्शन है तो सब स्प्रेड ना हो जाए, तो उनका कोरोना का टेस्ट किया। टेस्ट जब तक हो रहा था तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। रात को रिपोर्ट आई कि कोरोना टेस्ट उनकी पॉजिटिव आ गई। रात तक वो ठीक थे। दूसरे दिन सुबह सुबह सबको ये मैसेज मिल गया कि वो हार्ट अटैक से चले गए। कोरोना की वजह से नहीं गए, कोरोना ने जो डर बिठाया था मन में, उस डर की वजह से वो चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि डर डर के जीना माना मर मर के जीना। तो इसीलिए डर ये भी ऐसा फैक्टर है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है,
किसी को जो है वो अंधेरे से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, कई सारे रीजंस होते हैं। लेकिन जिस भी चीज से डर लगता है आपको, उससे भागो मत। किसी को स्टेज में आके बात करने से भी डर लगता है, उसको स्टेज फियर कहते हैं। किसी को एग्जाम से डर लगता है, उसको एग्जाम फियर कहते हैं। जिस भी चीज से डर लगता है उसको आप अवॉइड नहीं करो, उसको फेस करो, है ना। फेस करेंगे तो वो डर आपका खत्म हो जाएगा, मतलब कम से कम 50% तो कम हो जाएगा। अगर आपको स्टेज पे आके भाषण करने से डर लगता है, कोई अगर मौका मिलता है तो जरूर स्टेज पे जाओ, है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चिंता, गुस्सा, डर, चौथी जो बात है जो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, कल से नोटबुक और पेन लेके आएंगे, क्योंकि ये बातें सुनते समय तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, दिमाग से गायब हो जाती है। लगता है कि वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, क्या बताया था याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बताया था जो भी बताया था। तो इसीलिए कल से आप जरूर नोटबुक और पेन लेके आएंगे, ठीक है, आएंगे ना। फिर जो मैं आपको बता रहा था कि चौथा फैक्टर जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए वो है उदासी। उदासी जो है ना वो बीमारी की फ्रेंड है। आयुर्वेद में ये बात कही है, विषादो रोगवर्धनानाम श्रेष्ठा, माना विषाद माना उदासी, ये बीमारी को बढ़ाने में सबसे बेस्ट। तो अगर आप ज्यादा समय तक बीमार रहना चाहते हैं तो जरूर उदास रहें, लेकिन अगर आप बीमारी को भगाना चाहते हैं तो उदासी के विपरीत क्या है, खुशी। तो खुशी के परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वैसे भी कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, कहते हैं ना ऐसे। चिंता ये मर्ज है, बीमारी है, और खुशी एक ऐसी खुराक है जो हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक कर देती है। खाना रियली बहुत अच्छे से हजम होने लगता है, कोई लिवर टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं तो बार बार दवाई लेनी पड़ती है कि मुझे ठीक से हजम नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन के इतने सारे पेशेंट, इतना कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है, और कॉन्स्टिपेशन पे समय रहते ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति कैंसर तक चला जाता है, आंतों का कैंसर। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास है ना। तो उसमें मैंने मतलब वो सारी स्लाइड्स दी हैं, पहले इनको कॉन्स्टिपेशन था और आगे चल के आंतों का कैंसर हो गया। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमें जो है वो ये जो हम चीज़ों को मतलब बहुत लाइटली लेते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताए, चिंता, गुस्सा, डर, उदासी। 5वीं जो चीज है वो है सेंसिटिव और इमोशनल नेचर, भावुक और नाजुक स्वभाव। भावुक और नाजुक स्वभाव जिनका होता है ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको कहा जाता है। राई का पहाड़ बना लेते हैं, सोच सोच के उस चीज को बड़ा बना लेते हैं। अगर आपने ये सोचना शुरू किया ना कि मैं बीमार हूं, तो वैसा ही हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि सोच के अंदर भी बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य के 5 चीजें बताई। कौन कौन सी 5 चीजें बताई? सबसे पहले क्या बताया, चिंता। दूसरा क्या बताया, गुस्सा। तीसरा क्या बताया, डर। चौथा क्या बताया, और 5वां भावुक और नाजुक स्वभाव, ठीक है। तो ये 5 चीजों में से कुछ भी हमारे अंदर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सबके अंदर किसी न किसी परसेंटेज में ये चीजें होंगी। चिंता भी होगी, गुस्सा, उदासी, डर, भावुक और नाजुक स्वभाव। तो आज से इसके ऊपर अटेंशन देना शुरू करो, ठीक है, कि इसको हमें कम करना है। तो ये मेंटल हेल्थ की बात हो गई।
उसके बाद अगला जो पहलू है वो कौन सा है? अगला पहलू कौन सा है? सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ माना क्या? सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो समाज कैसे बनता है? व्यक्तियों से मिलके बनता है। व्यक्ति एक इकाई है समाज की, एक यूनिट है। इतने सारे व्यक्ति मिलके एक समाज बनता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि हमारे आपस में संबंध कैसे हैं। चाहे घर परिवार में जहाँ पे हमें ज्यादा देर समय बिताना होता है, चाहे ऑफिस में जहाँ पे हम काम करते हैं ज्यादा समय तक। जनरली 24 घंटे में से 10-12 घंटे ऑफिस में बीतते हैं और 10-12 घंटे घर पे बीतते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ही जगह पे हमारे रिलेशंस कैसे हैं दूसरों के साथ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी स्वास्थ्य का चित्र कैसा है पता है आपको? ब्लड प्रेशर के मामले में, डायबिटीज के मामले में इतने ज्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। डायबिटीज के मामले में तो भारत जो है वो नंबर 1 पे है, पता है? 3 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ये फ्रंट पेज में न्यूज थी, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। भारत जो है वो डायबिटीज के मामले में विश्व की राजधानी बन चुका है। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि भाई ये डायबिटीज के इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो जब इसका रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि संबंधों में तनाव, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स, ये उसका रीजन है। जैसे होता है ना कि हमारा जो नजदीक का संबंधी है उसके साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, तो जब भी उसके संपर्क में आते हैं तो क्या आता है? मन में क्या उत्पन्न होता है? तनाव उत्पन्न होता है ना कि इसने में ये समझता ही नहीं है। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन लड़का बात ही नहीं मानता है। उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब उसके हाथ में सत्ता आ गई तो वो कुछ समझता ही नहीं है ना? तो जैसे रिटायर्ड हो गए माना पूरा खत्म ही हो गया। मतलब जब तक हमारे पास पैसे थे, जब तक हमारे पास सत्ता थी, तब तक तो सब पूछ रहे थे। अब जैसे रिटायर्ड हो गए तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ऐसी भी कई मतलब बातें चलती हैं। तो इसीलिए हमारे जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और संबंधों को खराब करने वाली 2 चीजें होती हैं। एक होता है एंगर, गुस्सा, और दूसरा होता है ईगो, अहंकार। गुस्से की वजह से संबंध बिगड़ते हैं और अहंकार उसको जल्दी ठीक नहीं करने देता है। अहंकार में व्यक्ति क्या सोचता है पता है? वो सोचता है मैं क्यों उससे बात करूं, गलती उसकी थी। और वो भी क्या सोचेगा? मैं क्यों बात करूं, गलती उसकी थी। अब समझने की बात है, सोचने की बात है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों पक्ष रिस्पॉन्सिबल है। भले वो सामने वाला 60% रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम भी तो 30-40% रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए ये जो गुस्सा है और अहंकार, ये 2 चीजें संबंधों को खराब करने का काम करती है। और एक मिस्टर और एक मिस, ये भी संबंधों को खराब करते हैं। मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट ये संबंधों को क्या करते हैं? खराब करते हैं। तो संबंधों को अगर हमें ठीक करना है तो हमें विश्वास करना होगा। बार बार लगातार विश्वास करना, यही संबंधों को ठीक करने का आधार है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें संबंधों को ठीक करना है, ठीक रखना है, तो 2 शब्दों को आप ज्यादा यूज करो जीवन में। वो 2 शब्द हैं। पहला शब्द है सॉरी। आई एम सॉरी। बड़ा डिफिकल्ट लगता है ना बोलना। हमारा जो ईगो है ना, वो बोलने दे, अरे तेरी गलती नहीं है, तू क्यों बोल रहा है, उसकी गलती है, उनको बोलना चाहिए। कोई बात नहीं। सॉरी बोलने का अर्थ ये नहीं होता कि आप गलत हो। सॉरी बोलने का अर्थ ये है कि आपको उस रिश्ते की कदर ज्यादा है, आप उस संबंध को ठीक रखना चाहते हैं।
तो इसीलिए भले आपकी गलती नहीं भी है, सॉरी बोल डालो। सॉरी बोलने में क्या जाता है, आपका कुछ कम हो जाएगा सॉरी बोलने से। तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा शब्द है सॉरी। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बीवी को कभी धन्यवाद बोला ही नहीं होगा, बहुत समय हुआ होगा कि कभी अरे उसका तो वो काम है भाई, ये सारी जो जिम्मेवारियां निभा रही है, कोई बड़ी बात कर रही है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसके भी तो सारा परिवार है, वो कोई बड़ा काम कर रही है क्या? कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। वो जब तक है तब तक आपको उसका महत्व नहीं, जैसे मैंने बोला ना कि जब तक किडनी ठीक से काम कर रही है तब तक उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो किडनी जब गड़बड़ करने लगती है ना, तब फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो ऐसे किसी को गड़बड़ करने का मौका क्यों देना है? पहले ही उसको एप्रिशिएट करो, छोटी छोटी बातों के लिए उसकी महिमा करो, उसको एप्रिशिएट करो। एप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता? प्रशंसा महिमा किसको अच्छी नहीं लगती? आप जिसकी प्रशंसा करते हैं वो आपकी भी प्रशंसा मन ही मन में करने लगता है। तो इसीलिए प्रशंसा करना ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने संबंधों को अच्छा रखने का, ठीक है? तो इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और संबंध खराब होना कहाँ से शुरू होता है पता है आपको? संबंध खराब होना यहाँ से शुरू होता है, मन से। पहले तो मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो वो नेगेटिव थॉट्स वाइब्स के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में उसके पास जाते हैं, उसके मन में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो जैसे ये कंटिन्यू अगर रहा तो फिर कुछ समय के बाद बात मुंह से निकलने लगती है, मुंह से बोलना शुरू हो जाता है, हम उसके दोष गिनाना शुरू करते हैं, वो भी हमारे दोष गिनाने लगता है। तू ऐसा है, तू ऐसा करती है, तू तब भी ऐसा करती थी, तब भी तुमने ऐसा किया था। पति पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोलेगी कि तुमसे शादी करके तो मैंने एक दिन सुख नहीं देखा है ना? कभी मेरा ध्यान नहीं रखते हो, कभी मुझे घूमने के लिए नहीं लेके जाते। मतलब ऐसे इस प्रकार से सामाजिक स्वास्थ्य हमारा जो है, रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, इसमें कड़वाहट आने लगती है, ठीक है? मुझे लग रहा है मैं इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बता रहा हूँ इसलिए लोग उठ के जा रहे हैं। मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ कि आपको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है, या तो फिर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो सकती है, कोई दूसरा भी पहलू हो सकता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे संबंधों को ठीक रखने के लिए यहाँ से हमें क्या करना होगा, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करना होगा। भले ही उसके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कोई भी सद्गुणों का पुतला तो नहीं है, हर एक के अंदर गुण और दोष, ये दोनों चीजें, गुण और अवगुण दोनों चीजें। लेकिन हमें अगर संबंधों को ठीक रखना है तो हमें उसके विशेषताओं को देखना होगा, गुणों को देखना होगा और उनका ही वर्णन करना होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये बातें अगर हम कुछ ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संबंध ठीक रहेंगे, और हमारा संबंध ठीक रहेगा तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, है ना? डायबिटीज में क्या होता है, संबंधों में तनाव हो जाता है, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, तो मन भी उससे प्रभावित हो जाता है, मन में कड़वाहट आती है। मन की कड़वाहट दूर करने के लिए लोग मीठा खाने लगते हैं, लेकिन मीठा खाने से मन की कड़वाहट दूर थोड़ी होगी। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे उसका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है? तो सोशल हेल्थ, और सोशल हेल्थ के बाद जो चौथे नंबर पे है लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ का क्या कनेक्शन? कई बार लोग क्या समझते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, माना हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन वास्तव में स्पिरिचुअलिटी और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
धर्म हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सबके लिए एक है। धर्म जो है वो डिवाइड करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सबको क्या करती है? यूनाइट करती है। जैसे कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आपने सुना ही है वसुधैव कुटुंबकम। अभी जो इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, पिछले साल उसकी ये थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन बहुत लोगों को इसका मीनिंग ही पता नहीं है। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम माना वो सोचते हैं कि कृष्ण के जो पिताजी थे ना वसुदेव, उनसे संबंधित कुछ बात होगी। तो मैंने एक दो बहनों को ऐसे पूछा कि भाई इसका मीनिंग क्या पता है? बोले नहीं, वो वसुदेव का कुटुंब की बात है, उसके परिवार की बात है। वसुदेव जो था उसका जो परिवार बहुत बड़ा था, तो उसके परिवार की ये बात है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं है, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा माना ये पूरी वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है। ये भावना कब हमारे अंदर जागृत होती है? जब हम आध्यात्मिकता को समझने लगते हैं, अपनी रियलिटी को जानने लगते हैं। सारे दिन भर में हम मैं इस शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन, इसको हमने कभी महसूस नहीं किया अपने जीवन में। अपने अंदर कितनी सारी पॉजिटिविटीज छिपी हुई है, हमें उसका पता भी नहीं है, क्योंकि हम उस तल तक कभी गए नहीं हैं, अपने आध्यात्मिक तल तक कभी पहुंचे नहीं हैं। तो इसीलिए ये बात जो है ये समझना बहुत आवश्यक है। स्व के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और जितना हम स्व के बारे में समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, उतना हम आध्यात्मिक रीति से ठीक होते जाएंगे। देखो, ये जो चारों स्वास्थ्य है ना, उसका आपस में एक कनेक्शन है। जैसे एक वृक्ष होता है, तो जो वृक्ष होता है, वृक्ष में क्या होता है? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वृक्ष के? देखो, वृक्ष में क्या होता है? एक तो अच्छे मतलब उसकी जड़ें होती है, जिस जड़ों पर वो वृक्ष टिका हुआ है। फिर एक तना होता है, फिर शाखाएं होती है, और बहुत सारे फल। जैसे अभी आम का सीजन है, तो आम के पेड़ को आप नजर के सामने लाइए, तो बड़े अच्छे अच्छे आम लगे हुए हैं उस पेड़ पे, और बहुत सुंदर वृक्ष है, वो बहुत बड़ा वृक्ष है। अब इस वृक्ष में जड़ें हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। जो जमीन के नीचे है, तना है, वो तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद बहुत सारी शाखाएं और बहुत सारे फल लगे हुए हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पे जाता है लोगों का? फल ना। सब क्या चाहते हैं? वो आम मुझे निकाल के दे दो, बड़ा अच्छा सुंदर सा आम है, येलो कलर का, अच्छी तरह से पका हुआ है, वो दे दो, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे ही ये जो चार हेल्थ है ना, ये चार हेल्थ का आपस में कैसे कनेक्शन है पता है? जो आम है वो है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, वो है सोशल हेल्थ, माना हमारी संबंध, सामाजिक स्वास्थ्य। जो तना है उस वृक्ष का, वो है हमारा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। और जो जड़ें हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उसी के ऊपर सारा वृक्ष खड़ा है, वो जड़ें हैं हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो अभी हम क्या गलती कर रहे हैं पता है? अभी हम चाहते तो सभी आम, अच्छा आम चाहते हैं, मीठा आम चाहते हैं, और हम खाद और पानी कहाँ डाल रहे हैं? आम के ऊपर डाल रहे हैं। आम के ऊपर खाद और पानी डालने से उसको मिलेगा, उसका नरिशमेंट होगा। कहाँ डालना पड़ेगा खाद और पानी? जड़ों में डालना पड़ेगा। हमें तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य का जो वृक्ष है, उसमें जड़ें कहाँ हैं ये पता ही नहीं है, तो वहां पर फिर पानी डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसीलिए उन जड़ों को भी जानना है, क्योंकि हमारा अगर आध्यात्मिक स्वास्थ्य सही है, जड़ें हमारी मजबूत है, तो वो जड़ें क्या करेंगी? जमीन में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोख लेंगी। उसके बाद फिर तने में से क्या होगा? तने के माध्यम से वो सारा पहुंचेगा शाखाओं में, फलों तक। तने में भी अगर बीच में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे अवरोध है, तो वो जो एब्जॉर्ब किया है जड़ों ने,
वो पहुंच पाएगा ऊपर तक। तो मन में भी अगर कोई नकारात्मकता है, कुछ नेगेटिव मेमोरीज हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो भी क्या होगा, वो अवरोध हो जाएगा उसका, है ना। तो इसलिए हमारा मन भी कैसा होना आवश्यक है, साफ और स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर। तो इसलिए अगले 2 दिनों में हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य तो जरूर उसके आधार पर हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चारों ही चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो हम अगर अच्छा फल चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो हमें अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी क्या है, हाथ पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, तो डॉक्टर को लगाओ डंडा। मतलब डॉक्टर को मारना नहीं है, डॉक्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हमारा हाथ पैर गरम कब रहेंगे, जब हम कोई ना कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हाथ पैर गरम रहेंगे। पेट नरम कब रहेगा, जब पेट साफ रहेगा तब तो पेट नरम रहेगा ना। कहते हैं ना, पेट सफा और हर रोग दफा। लेकिन आजकल क्या हो गया, उल्टा हो गया। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन बहुत लोग वेट कम करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं। जबकि शहद जो है वो किसी भी गर्म चीज के साथ अगर आप मिक्स करते हैं तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है। हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने की सिस्टम है, उसको खत्म करने लगता है। तो इसीलिए शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, कोई भी गर्म चीज के साथ नहीं लेना चाहिए। ऐसे दूसरी एक बहुत लोगों में गलत मान्यता है दही के बारे में। जैसे ही गर्मी आती है ना, लोग दही खाना शुरू करते हैं। क्यों? सोचते हैं कि दही ठंडा होता है, लेकिन वास्तव में दही स्पर्श में शीत है, लेकिन उसकी तासीर जो है वो गर्म है। जैसे कोई होता है ना, बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है, अंदर से कुछ उसकी अलग पर्सनैलिटी होती है। तो ऐसे दही भले स्पर्श में ठंडा है, लेकिन वो शरीर में जाके गर्मी को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आयुर्वेद में 6 महीने दही बोला है कि खाना नहीं चाहिए। और कौन से 6 महीने? जिन 6 महीने में सब लोग खूब दही खाते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने हमें दही नहीं लेगा। पाउडर मिक्स कर लो या थोड़ा सा शक्कर मिक्स कर लो, घी मिक्स कर लो, लेकिन अकेले दही का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। और कल मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सभी अपना नोटबुक पेन लेके आएंगे, और जिनको भी आप लाना चाहते हैं ना इस प्रोग्राम में, कल से ले आइए, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था तो कुछ चीजें ऐसी बताई, लेकिन कल से बहुत इंपॉर्टेंट, माना कल का और परसों का 2 दिन आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी, पता चलेंगी कि जिससे वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, हमारा स्वास्थ्य अभी हमारी मुट्ठी में आ गया है, ठीक है। तो इसीलिए भले ही कुछ भी हो, कल संडे का दिन है, सारी चीजें कैंसिल कर दो। अपने जो भी दोस्त हैं, परिचित हैं, उनको बोलो कि सब तुम्हारा जो भी है वो कैंसिल कर दो, यहाँ पे आओ। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, भविष्य में बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हो, डॉक्टरों के पास जाएंगे तो, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ये अननेसेसरी, मतलब जो पैसा खर्च होता है ना, जो एक जाल है, एक ऐसा जाल है जिस जाल में व्यक्ति एक बार फंस जाता है, फिर उसमें से जल्दी बाहर नहीं निकल पाता है। अनावश्यक रूप से ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, आपकी पूरी बॉडी की बहुत सारी टेस्ट बहुत कम पैसे में हो जाएंगी, और फिर उसमें कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। फलाना विटामिन कम है, और कुछ नहीं तो विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये कम आ ही जाता है। कैल्शियम तो वो तो नेचुरली कम हो ही जाता है, तो अरे ये कम है, फिर ये करना पड़ेगा वो। तो इसीलिए ये अनावश्यक चीज़ों से अपने आप को बचाएं। अपने आप को एकदम संपूर्ण स्वस्थ कैसे आप रख सकते हो,
केवल 3 घंटे बचे हैं। कल का 1.5 घंटा, परसों का 1.5 घंटा, 3 घंटे में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो भविष्य में आपके 3 लाख, 30 लाख, 3 करोड़ भी बचा सकते। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है ना, ये फ्री में नहीं होते हैं। यहाँ पे हम ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से आपके लिए फ्री में कर रहे हैं। तो लोग सोचते हैं क्या फ्री में है मनन, ऐसे ही होगा, कोई आके कुछ तो बताएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना ना, थोड़ा ऐसी बातें कुछ समझ में आई जो पहले पता नहीं थी। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इसका जरूर लाभ लेंगे। ठीक है, अगर मुझे कुर्सियां खाली दिखेंगी तो फिर अगली बार मैं रतलाम नहीं आऊंगा। तो आपकी अभी जिम्मेवारी है, ये कुर्सियां पूरी भरी हुई दिखनी चाहिए मुझे। ठीक है, ओके, चलिए अभी टाइम हो गया, तो अभी एक छोटा सा गीत बजेगा। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स और रिचार्ज करके फिर उठेंगे। और कल बिल्कुल टाइम पे शुरू होगा, 7 को 5 मिनट पहले पहुंच जाना। यही सेशन, मतलब सुबह जो चलता है वही शाम को रिपीट होता है। तो सुबह अगर आपको कन्वीनियंट है 7 से 8:30, तो सुबह 7 को 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। अगर आपको शाम का टाइम कन्वीनियंट है, शाम को 7 को 5 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। कल हम शुरुआत ही एक्सरसाइज से करेंगे, और ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे ना जो बहुत इजी है और बहुत यूजफुल है, और बहुत थोड़े समय में आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम एक्सरसाइज से करेंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नोटबुक और पेन लेकर आप कल समय पर उपस्थित होंगे। और जिनको भी इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं, कल से ही बुलाइए, क्योंकि कल का मिस हो जाएगा तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें आप खुद नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये 20 साल का पिछले रिसर्च है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। दीप प्रज्वलन बचा हुआ है। ओके, तो अभी दीप प्रज्वलन, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कार्यक्रम का वैसे तो शुरुआत में किया जाता है, लेकिन अभी कुछ कारणवश अभी कर रहे हैं। आत्माओं को उस परमात्मा से जोड़ता है और हम सभी के मन के अंधकार को भी दूर करता है। इसीलिए कहते भी हैं अस्तो मां ज्योतिर्गमय। तो ये दीप उस परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी के हाथों में भी वो दीप जले और इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में आप सभी भी सम्मिलित हों। सभी टॉर्च ऑन करके ऊपर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर नज़ारा दिखेगा कि भले आप मंच पे ना हो, लेकिन आपके हाथों में भी वो दीप जल रहा है। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलाओ, वह कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलाओ, वह कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में अहिंसा के तुम पथ पर चल
हमारे बीच कुमारी सिमी है जो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर बताया कुमारी सिमी ने।